चलिए, सोशल प्रॉब्लम्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डीलिस्टिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पिछले लेक्चर में हमने बहुत खूबसूरती से इस बात को समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स के तहत प्रोविज़न क्या है। आर्टिकल 366 कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जिन्हें आर्टिकल 342 ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेसिफाई किया है। आर्टिकल 342 ये कहता है कि वो ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिन्हें आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के अंदर प्रेसिडेंट ने किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया है। ये आर्टिकल 342 1 के तहत है। इसके अलावा वो भी ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगी जिसे आर्टिकल 342 2 के तहत पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट करके इंक्लूड कर लिया गया हो। इस तरह से आर्टिकल 342 के तहत ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाई किया जाता है, और जिन ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाई किया जाएगा ये तो आर्टिकल 342 में है, लेकिन आर्टिकल 366 25 सब क्लॉज 25 ने ये बात कही है कि देश में वो ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब हैं जिन्हें 342 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है बतौर शेड्यूल्ड ट्राइब। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे और हमने इसी के तहत ये देखा कि 1985 में कोर्ट का एक फ़ैसला कहता है कि ट्राइब होना ये बर्थ का मैटर है, इट्स अ मैटर ऑफ बर्थ। कोई ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, कोई ये मैटर ऑफ लॉ नहीं है। मतलब आप किसी कानून से ट्राइब नहीं बनेंगे, कोई कानून पास करके किसी आदमी को ट्राइब का पर्सन नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, और आप अपनी चॉइस से ट्राइब नहीं बन सकते। आपको ट्राइब होने के लिए ट्राइब में जन्म लेना पड़ेगा, ये फैक्ट है। इन सारे प्रोविजंस को हमने देखा और हमने ये जाना कि भारत में 2 राज्यों में ट्राइब्स नहीं है, पंजाब हरियाणा, और 3 यूनियन टेरिटरीज़ जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, यहाँ पर हमें ट्राइब्स नहीं मिलती। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। आज हमने कुछ और जजमेंट्स पर बात की है जो पानी की तरह मसले को क्लियर कर देंगी। 1 बाय 1 हम उन जजमेंट्स को समझेंगे। शुरुआत करते हैं डिफाइनिंग द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सबसे पहले शुरुआत होगी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन आर्टिकल 25 की। क्यों इस बात से शुरुआत होगी? क्योंकि ऑथर कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम इज़ गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया आना था, एंड इट डज़ नॉट डिस्काउंट द राइट एंड फ्री विल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ये आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट कर सकता है। आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, यू कैन प्रैक्टिस। आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करिए, बताइए लोगों को, आप उस रिलीजन का प्रचार करिए, प्रोपगेट करिए, आपको आज़ादी है, कोई रोकेगा नहीं। ये आर्टिकल 25 कहता है। तो जब ये आर्टिकल 25 सिटीजन्स को प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स के तहत पार्ट 3 के तहत, तो शेड्यूल्ड ट्राइब इस आर्टिकल के घेर से बाहर नहीं रह सकते, ऑटोमेटिकली वो भी इसी आर्टिकल के तहत कवर होते हैं। ऐसे में उनका अपना राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हैं। मतलब वो बाउंड नहीं हैं कि उन्हें किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को सब्सक्राइब करना पड़े। नो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट बाउंड कि उन्हें कोई ना कोई इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जैसे कि हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन्हीं में जीना है। नहीं, एज पर आर्टिकल 25 दे आर ऑल्सो फ्री। उनकी फ्री विल है कि वो किस रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोफेस करना चाहते हैं, प्रोपगेट करना चाहते हैं। तो ऑथर और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 25 के हवाले से ही सारी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 25 ये ताकत दे रहा है। आपको बात समझ में आ गई? सो रिलीजियस फ्रीडम किस आर्टिकल में गिवन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अरमान? आर्टिकल 25। गुड बॉय। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम अलाउड है, और आर्टिकल 25 खुद कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार। चलिए, तो लिखा गया है कि द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस एग्जिस्ट irrespective of religious identity as substantiated by the census definitions। अब एक पहला तर्क उन्होंने आर्टिकल 25 का दिया, दूसरा तर्क वो दे रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की पहचान
हमेशा धर्म से अलग चली है, और ये हमें सबसे पहले जहाँ से क्लियर हो रहा है वो 1951 का, 71 का, 1981 का, अलग अलग डिकेड में भारत में सेंसस आता है, जनगणना होती है देश की जनसंख्या की 10-10 साल पर। और सेंसस में जो डेफिनेशंस दी गई हैं शेड्यूल ट्राइब की, उससे क्लियर होता है कि शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होने के लिए रिलीजन कोई ग्राउंड नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये 1951 के सेंसस की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, जो 1971, 81 हर बार रिपीट हुई है। वो कहती है कि द शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूडेड द ट्राइब्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स 1950। तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स कहते हैं, उस 1950 के प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर के तहत जिन्हें शेड्यूल ट्राइब माना है, हम बतौर सेंसस 1951 उन्हें ही शेड्यूल ट्राइब मान रहे हैं। और ऐसे में प्रेसिडेंट के द्वारा 1950 में शेड्यूल ट्राइब उन्हें ही माना गया, ट्राइब्स में से उन्हें ही शेड्यूल ट्राइब माना गया जिनके लिए वो क्राइटेरिया एग्जिस्ट कर रहा था। और वो क्राइटेरिया क्या था? किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के बतौर मानने के लिए क्राइटेरिया बताता है कि पहला, प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, आपके ट्रेट्स, आपके लक्षण बहुत पुरातन प्रिमिटिव होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? आपका एक शायनेस ऑफ कॉन्टेक्ट होना चाहिए विद द लार्जर पीपल। तीसरा, आप जोग्राफिकली आइसोलेट होने चाहिए। चौथा, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, वेरी गुड। और लास्ट इज़ द बैकवर्डनेस। ये 5 ट्रेट्स आप फॉलो कर रहे हैं तो वो ट्राइब शेड्यूल ट्राइब कहलाने के नाते खरी उतरती है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने भी गवर्नर के साथ कंसल्ट करके उन्हें शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया। तो बस सिंपली हम उन्हीं को ही शेड्यूल ट्राइब कंसिडर कर रहे हैं अपने सेंसस में, जिनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। तो इन 5 में कहीं पर भी रिलीजन का ग्राउंड मेंशन नहीं है। तो ऑथर ये तर्क दे रहा है कि आर्टिकल 25 उन्हें अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर, रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट करने की आज़ादी देता है। दे आर नॉट बाउंड टू सब्सक्राइब एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। सेकंड, हमारी अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल ट्राइब के रिलीजन के बारे में कहाँ से बनती है? वो बनती है जब हम सेंसस की डेफिनेशंस पढ़ते हैं और वहाँ पे उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहीं भी किसी धर्म के आधार पर नहीं माना गया है, सिंपली प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बेसिस पे माना गया है। और प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब मान रहा है इन क्राइटेरिया के बेसिस पे, जिन क्राइटेरिया में धर्म कहीं भी मेंशन नहीं है। देयर इज़ नो मेंशनिंग ऑफ रिलीजन। अगर होता तो वो क्लॉज 6 या क्लॉज 1, 2, 3 कुछ भी बन सकता था। 5 शर्तों में छठी शर्त, वो भी डिस्टिंक्टिव कल्चर की बजाय वहाँ पर रिलीजन का क्लॉज भी आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं आया है, ऑथर ये कहता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये इंडिया में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या सोसाइटी पढ़ते हैं या सोशल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे श्रीरूर मठ का केस कहते हैं। ये रिलीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में जब बात की, वो इस केस में की है। मतलब जब भी आपको कोई टेक्निकल डेफिनेशन इंडिया में रिलीजन की चाहिए होगी, आपको ये श्रीरूर मठ का केस ही मिलेगा इंटरनेट पे। क्या ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, वो जान के चलते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट इन द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियार ऑफ श्री श्रीरूर मठ, ये केस है। दिस इज़ द केस। श्रीरूर, इसे सिंपली कह देते हैं श्रीरूर मठ केस। बस इतना याद रखना। आप नेट पे सर्च करोगे तो यहाँ इससे सर्च करना है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मठ के केस में। क्या फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड रिलीजन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन डिफाइन किया है। यह फ्रेम ठीक है, कल फ्रेम बहुत टाइट था, मेरा आधा ही चेहरा दिखता था, जब मैं थोड़ा सा भी इधर हो जाता था दिखता नहीं था। आज क्लियर है? मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। ये थोड़ा रखा करो, यहाँ से पढ़ना होता है ना, ठीक है? थोड़ा सा फ्रेम वाइट रखा करो। चलिए सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन कैसे डिफाइन किया? दिस इज़ ब्यूटीफुल टू रीच टू द कंक्लूजन कि रिलीजन बेसिस हो सकता है किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन को डिफाइन किया है कि रिलीजन इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ फेथ विद इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली थीस्टिक। सबसे बड़ी लाइन कि रिलीजन निश्चित तौर पर एक आस्था का विषय है। इट इज़ अ मैटर ऑफ फेथ। इंडिविजुअल का फेथ हो सकता है, पूरी कम्युनिटी का फेथ हो सकता है, और
ये नेसेसरली थीस्टिक होना जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि उसे थीस्ट ही होना पड़ेगा, मतलब ये लाजमी नहीं है। थीस्टिक मतलब थीस्ट एंड एथीस्ट। थीस्टिक मतलब जो भगवान के कॉन्सेप्ट में मानते हैं, एथीस्ट मतलब जो भगवान के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते हैं। ऐसे में अगर जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दोनों रिलीजन हैं इंडिया में, पर दोनों ही एथीस्ट हैं। दोनों ही इस सिद्धांत को नहीं मानते कि किसी भगवान ने धरती बनाई है, भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है, या दोनों ही किसी फर्स्ट इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन को नहीं मानते कि सबसे पहले वो आया और उसने एक चक्र चलाया, उसके अस्तित्व में आने का मतलब वो इस तरह से नहीं मानते। वो मानते हैं कि इट्स ऑर्गेनिक थिंग, ऑर्गेनिकली चीज़ें चल रही हैं। करेंगे बात उस पर, करेंगे, रनिंग लेक्चर है ना, करेंगे उस पर बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दे आर एथीस्टिक। वो आपके कंडक्ट पे, आपके बिहेवियर पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों पर विश्वास करें। तो बुद्धिज़्म कहता है कि 4 आर्य सत्य पर विश्वास करिए। 4 आर्य सत्य हैं भाई। वो कहते हैं कि सारी दुनिया दुख में है, सारी दुनिया दुख में है, सारा जगत जो है वो दुख में जी रहा है, बुद्ध मानते हैं। और दुख का कारण वो क्या कह रहे हैं? दुख का कारण है लालसा, डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर के कारण ही सारे दुख हैं, और डिज़ायर का कारण वो कह रहे हैं कि इग्नोरेंस है। डिज़ायर्स का रीज़न इग्नोरेंस है, आप इग्नोरेंट हैं। और इन इग्नोरेंस को दूर किया जा सकता है 4 अष्टांगिक मार्ग की पालना करके। तो वो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया है, 4 नोबल ट्रुथ दिए। नोबल के लिए शब्द आर्य यूज़ होता है। वो बात अलग है कि एक समय के बाद इसे नस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, पर एक समय तक हमारे देश में जो नोबल काम करता है वो आर्य है, जो नहीं करता उसे अनार्य कहा गया है। जिसे बाद में जाके रेशियल मैनर में किसी ने आर्य ही डिक्लेयर किया होगा, लेकिन अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो उसके कंडक्ट के कारण उसे अनार्य भी बोला गया है कि तू अनार्य, और अच्छे काम करने वाले, नोबल काम करने वाले को आर्य। तो 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ बुद्धिज़्म का मेन स्टे है। आई बात समझ में? और ये इसके लिए करना क्या? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, उसमें क्या बातें की गई? सम्यक दृष्टि, रेलेवेंट विजन डेवलप करो, सम्यक वाणी, रेलेवेंट वाणी, स्पीच डेवलप करो, सब कुछ सम्यक करो, सम्यक उपजीविका, सम्यक कमाई करो, लाइवलीहुड रेलेवेंट हो, किसी के अधिकार का हनन ना हो, लालची मत बनो, संपत्तियां अतिक्रमण मत करो। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसी तरह से जैन के जीवन में जाएंगे तो उन्होंने व्रत की बात की है, वहाँ पर अणुव्रत आ जाएंगे। जब आप जैनिज़्म के जीवन में जाएंगे तो वहाँ पर अणुव्रत आ जाएंगे, सारी चीज़ें, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो दोनों ने इस तरह से एक व्यक्ति के कंडक्ट को ही इम्प्रोवाइज़ करने की बात की है, बिहेवियर पर फोकस किया है। आई बात समझ में? इसी से चीज़ें सुधरेंगी। तो बुद्ध कह रहे हैं कि एफर्ट्स करिए, आम व्यक्ति से बोधिसत्व हो जाएंगे, और बोधिसत्व होते 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 बुद्धत्व को भी प्राप्त हो ही जाएंगे। बुद्धत्व मतलब बुद्ध मने बौद्ध, बौद्ध मने जैसे बोध हो गया, बोध मने द एनलाइटनमेंट। तो गौतम का नाम तो बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें बोध हो गया है। सिंपल कहानी है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डेफिनेटली जो रिलीजन होता है वो सर्टेनली इज अ मैटर ऑफ फेथ, आस्था का गेम है बॉस। आई बात समझ में? इंडिविजुअल की आस्था, कम्युनिटी की आस्था, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो थीस्टिक ही हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसमें भगवान की अवधारणा होनी ही ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसमें किसी फर्स्ट इंटेलिजेंस कॉज का होना ही ज़रूरी है कि पहले ये आए, इनसे ये निकला, उनसे वो हुआ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी वो रिलीजन है, और जीता जागता सबूत बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वो हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो रिलीजन को कैसे समझा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कि कोई पछड़े में ना पड़ जाए कि भाई देखो ये तो नास्तिक लोग हैं, तो इनका तो कोई रिलीजन ही नहीं। वो बताएंगे अभी कि क्या 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 रिलीजन होता है। तो religion is certainly a matter of faith with individuals or communities, and it is not necessarily theistic. There are well-known religions in India like Buddhism and Jainism which do not believe in God or in any intelligent first cause.
नहीं मानते भगवान में, तो फिर भी वो रिलीजन है, देयर आर वेल नोन रिलीजन, छोटे मोटे भी नहीं। और छोड़ दो भारत में, दुनिया में तो उन्होंने पूरा गढ़ डाला हुआ अपना। तिब्बत चले जाओ, म्यांमार चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, कंबोडिया चले जाओ, तो स्टेट रिलीजन है। कंबोडिया के तो राष्ट्र का धर्म है वो। कितना डोमिनेट करता है बुद्धिज़्म। और है बुद्धिज़्म क्या है? थीस्टिक है, एथीस्टिक है, लेकिन पर रिलीजन तो है। दैट इज द थिंग। वो क्या फिर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अ रिलीजन अनडाउटेडली, निसंदेह ही रिलीजन क्या है? अ रिलीजन अनडाउटेडली हैज इट्स बेसिस इन अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्रिनल विच आर रिगार्डेड बाय दोज हु प्रोफेस दैट रिलीजन एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। इतनी लाइन को पहले समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन अनडाउटेडली हैज इट्स बेसिस इन अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। नेचुरली रिलीजन में निसंदेह ही सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं। आपकी कई मान्यताएं होती हैं, कई विश्वास होते हैं, कई अवधारणाएं होती हैं। हर रिलीजन में ये होता है। जैसे बुद्धिज़्म की कई मान्यताएं, तो बुद्धिज़्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में मानता है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। अब भगवान में नहीं मानते, वो पुनर्जन्म में मानते हैं। तो वो कई कहानियाँ जातक कथाओं में आती है, पिछले जन्म में हाथी, अगले जन्म में फिर ये 4 जन्म लग गए इसको बुद्ध होने में या बोधिसत्व होने में, और कोई एक ही जन्म में हो गया। तो ये तो कहानियाँ हम पढ़ते ही रहते हैं, जातक कथाएं क्या? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। कोई आपसे पूछे जातक कथाएं क्या हैं, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं वो। तो ये पूर्व जन्म किधर से आ गए? अब ये बुद्धिज़्म में इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, वो मानते हैं इस बात में। इनसे भी बनता है एक रिलीजन। जरूरी नहीं है कि वो थीस्टिक ही हो, कोई भगवान ही हो, कोई इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये रिलीजन तभी रिलीजन है अगर उनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो तब भी कंप्लीटली अपने आप में एक रिलीजन है। तो दे हैव देयर सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। उनकी कई डॉक्ट्रिन्स हो सकती हैं। अभी जो मैं डॉक्ट्रिन आपको बता करके हटा हूँ, उन्हीं डॉक्ट्रिन के बेसिस पर बुद्ध ने ये सिस्टम चलाया। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ। इसी डॉक्ट्रिन पर सारा बुद्धिज़्म खड़ा है। इसको अभी डिलीट कर दो तो फिर बुद्धिज़्म बताओ क्या है? तो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, अपनी विचारधाराएं होती हैं, कई तरह के विश्वास और मत होते हैं, धारणाएं होती हैं, इनकी सिस्टम ऑफ बिलीफ्स होते हैं। ये चीज़ें रिलीजन में होती हैं। ये एक विचार किया। इसके अलावा वो कह रहे हैं विच आर रिगार्डेड बाय दोज, और ये सिस्टम ऑफ बिलीफ्स और ये डॉक्ट्रिन्स जो उस रिलीजन को प्रोफेस कर रहे होते हैं, वो मानते हैं कि ये बहुत कंड्यूसिव है हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। इनके बिना हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता। मतलब बुद्धिज़्म में ही आप जाइए अगर, तो बुद्धिज़्म में क्या मान रहे हैं वो कि भाई बुद्धिज़्म में हम 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की दिशा में ना बढ़ें तो फिर हमारा आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता, हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं होता, हमारी स्पिरिट अपलिफ्ट नहीं होती। मतलब हमारा कंसाइंस एनरिच नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता। हम जब इन सिस्टम ऑफ बिलीफ्स को मानते हैं, हम इन धारणाओं के अनुरूप चलते हैं, इन विश्वासों के मुताबिक चलते हैं, इस मत के मुताबिक चलते हैं, हम जब इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, हमें एक चेतना का अनुभव होता है, हमारा आध्यात्मिक उत्थान हमें महसूस होता है। तो ये स्पिरिचुअल वेलबींग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिलीजन में। स्पिरिचुअल वेलबींग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिलीजन में। और स्पिरिचुअल वेलबींग ईश्वर की पूजा कर, भगवान किसी डीटी की, कोई गॉड की पूजा करके हो सकता है। स्पिरिचुअल वेलबींग कोई सिस्टम ऑफ बिलीफ्स या कोई डॉक्ट्रिन को फॉलो करके हो सकता है। अगर किसी का ऐसे हो रहा है तो होने दो, वो भी रिलीजन है। चाहे कोई इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज नहीं मानते वो, चाहे वो कोई डीटी गॉड नहीं मानते वो, तो क्या दिक्कत है? हम बुद्धिज़्म में जाके बाद में डिटिफिकेशन भी हुआ, बुद्ध ही को डिटिफाई किया गया। जो बुद्धिज़्म में 2 स्किज्म बने, बाद में 2 फैक्शन बने हैं, एक हीनयान और एक महायान। ये जो महायानी हैं वो मानते हैं डिटिफिकेशन, व बोधिसत्वों में मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि खुद कंडक्ट आप कर रहे हो, ठीक है, 4 आर्य सत्य कर रहे हो, 8 फोल्ड पाथ से गुड, इसमें तेजी लाई जा सकती है। कृपा लेने के लिए मेंटोर लिया जा सकता है, गाइड, बोधिसत्व बन सकता है। इसलिए जितनी मॉनेस्ट्रीज़ में जाते हैं, तमाम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो जो बड़े बड़े स्टैचू हैं बुद्ध, वो बोधिसत्वों के हैं, पद्मपणि के हैं और कई बोधिसत्वों के हैं। ओके, दे आर द बोधिसत्वास, जिनका सबका अपना अपना सिंबल है। वो खास कृपा के देव हैं, मतलब अलग अलग तरह की कृपा करते हैं वो। आई बात समझ में? दैट इज़ द थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई
स्पिरिचुअल वेलबींग हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अगर वो ये मान रहे हैं कि कोई सिस्टम ऑफ बिलीफ या कोई डॉक्ट्रिन्स उनके रिलीजन में बहुत कंड्यूसिव है उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, तो वो कर रहे हैं, करने दो उन्हें। बट इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट रिलीजन इज नथिंग एल्स बट अ डॉक्ट्रिन और अ बिलीफ। दोनों का पक्ष सिधार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी सेटिंग किया कि नहीं, फिर तुम ये गल को नहीं कह सकते कि इन लोगों की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। वो आदिवासियों को लपेट लेंगे ना ये लोग फिर, कि तुम ये नहीं कह सकते कि इनकी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, इनका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो फिर इनका रिलीजन नहीं है। नहीं, रिलीजन इसमें भी कन्फाइंड नहीं है। मतलब पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका ही लव वसीला किया जो किन के द्वारा कॉर्नर किए जा रहे थे, जो किसी गॉड को या किसी इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ वही रिलीजन नहीं है जो तुम्हें लग रहा है, तो थीस्टिक होना ही सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये भी इनका भी रिलीजन है। ये सिस्टम ऑफ बिलीफ्स में मानते हैं या डॉक्ट्रिन्स में मानते हैं, अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए मानते हैं, ये बड़ा कंड्यूसिव है इनके रिलीजन में, ये भी रिलीजन है। लेकिन तुम हेलो, ये भी सिर्फ रिलीजन नहीं है। जिनकी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, जिनका कोई ये सब बिलीफ सिस्टम नहीं है, वो भी रिलीजन होगा, वो भी होगा रिलीजन। मतलब रिलीजन को बहुत खोला, बहुत खोल दिया और सबको ले आए उसके घेरे में, किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहने दिया। वो अब अगला क्या कह रहे हैं सुनो। तो वो कह रहे हैं कि बट इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट रिलीजन इज नथिंग एल्स बट अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ। तो वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है कहना कि आप कहते हैं कि रिलीजन कुछ और नहीं है, बस एक डॉक्ट्रिन या बिलीफ ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन इसके भी आगे कैसे है? अ रिलीजन में नॉट ओनली ले डाउन अ कोड ऑफ एथिकल रूल्स फॉर इट्स फॉलोअर्स। बुद्धिज़्म में कोड एथिकल रूल्स का कोड है, जैनिज़्म में भी है। गृहस्थ लोग कैसा कोड फॉलो करेंगे वो अलग है, और जो मॉन्क बनते हैं, भिक्षु भिक्षुणियाँ, वो क्या फॉलो करेंगे वो उनके लिए अलग है। हो सकता है रिलीजन में ये हो सकता है कि कई रिलीजन हैं जो एथिकल कोड लेआउट करते हैं कि क्या उन अनुयायियों को ये मानना ये नहीं मानना है कि नहीं। सो वो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अ रिलीजन में नॉट ओनली ले डाउन अ कोड ऑफ एथिकल रूल्स फॉर इट्स फॉलोअर्स टू एक्सेप्ट, इट माइट prescribe rituals and observance ceremonies and modes of worship which are regarded as integral part of religion. रिलीजन में एथिकल कोड्स भी हो सकते हैं, वो भी रिलीजन है। लेकिन रिलीजन इसे भी माना गया है कि रिलीजन आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ये सेरेमनीज ऑब्जर्व करनी है, ये वर्शिप के मोड होने चाहिए, और ये सारे बहुत इंटेग्रल हैं रिलीजन के। तो ये सारी चीज़ें भी रिलीजन में आ गई। हो सकता है उनकी कोई डॉक्ट्रिन ना हो सकता है उनका कोई सिस्टम ऑफ बिलीफ ना हो, वो सिंपली वर्शिप के मोड पर डिपेंड करते हों, वो कई तरह की सेरेमनीज ऑब्जर्व करते हों, या कुछ रिचुअल्स ही परफॉर्म करते हों। चांद निकलने पर, या फिर नदी के बहने पर, या फिर ऋतुएं बदलने पर सिंपल रिचुअल कर रहे हैं। वो उनके रिचुअल प्रकृति के बहुत निकट हैं। वो एवरी अमावस्या बस कुछ सेरेमनीज ऑब्जर्व करते हैं, वो करते हैं, उनकी चॉइस है। तो भी वो उनके रिलीजन का हिस्सा हो सकता है, और हो सकता है ये बात प्रिस्क्राइब की गई है कि ये करना है आपको। तो हम तमाम रिलीजन्स में होते हैं, हमें कुछ सेरेमनीज ऑब्जर्व करनी है, ऐसा प्रिस्क्राइब किया होता है ना कि इस धर्म के हैं तो ये तो मानना ही है। जैसे आप मान लीजिए कि इस्लाम में ही कितनी सेरेमनीज ऑब्जर्व करनी होती है, हिंदुइज़्म में ही कितनी सेरेमनीज ऑब्जर्व करनी है, आपको करनी है ना, सारी प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। आई बात समझ में? तो ये भी चीज़ें रिलीजन में हो सकती हैं। तो रिलीजन में गॉड है, रिलीजन में इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज भी है, रिलीजन में डॉक्ट्रिन्स हैं, रिलीजन्स में सिस्टम ऑफ बिलीफ्स हैं, रिलीजन्स में सेरेमनीज़ हैं, रिलीजन्स में मोड ऑफ वर्शिप्स हैं, रिलीजन में रिचुअल्स हैं। कितना कुछ है। इन बातों पर अगर अंडरलाइन करें तो ये देखिए कि कितनी चीज़ों से कंपोज हो रहा है रिलीजन। इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज, इसके अलावा सिस्टम ऑफ बिलीफ, इसके अलावा स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, इसके अलावा यहाँ पर चला गया डॉक्ट्रिन्स, इसके अलावा कहाँ चला गया कोड ऑफ एथिकल रूल्स, एथिकल रूल्स का कोड है, इसके अलावा रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, मोड ऑफ वर्शिप्स हैं। ये सारी चीज़ें रिचुअल के अंदर, रिलीजन के अंदर कंसिडर हो रही हैं। एंड दीज फॉर्म्स एंड ऑब्जर्वेंसेज माइट एक्सटेंड ही था, माइट एक्सटेंड इवन टू मैटर ऑफ फूड एंड ड्रेस। ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेंसेज हैं कि आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, ये पर्टिकुलर खान पान, पर्टिकुलर पहनावे तक भी जा सकती हैं। हो सकता है आप अपनी सेरेमनीज़ को ऑब्जर्व
खान पान से, पहनावे से करते हो। तो अगर आप देखें तो कई रिलीजन है इस धरती पर जिनमें रिलीजन को उस समय में एक्सप्रेस करने का तरीका एक खास पहनावा और खान पान ही होता है। आई बात समझ में कि उन दिनों में आप ये पहनेंगे और उन दिनों में खान पान ये होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम नवरात्रि के व्रत की बात करें तो व्रत रखा जाता है, एक स्पेसिफिक खान पान है, मतलब कि आपको सेंधा नमक खाना है, आपको पानी फल के आटे को ही ग्रहण कर सकते हैं, आप अनाज नहीं खा सकते हैं, आप फलाहार पर रह सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें क्या है, इससे प्रिस्क्राइब्ड मेथड, क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, खान पान की विधियाँ। ये कर रहे हो तो निशानी है कि एक रिलीजन, कुछ रिलीजन हो रहा है। ये नहीं कर रहे हो तो कोई बोल रहा है कि करने की ज़रूरत क्या थी, ये तो रिलीजन तो नहीं निभा रहे तुम, तो मतलब वो रिलीजन को ही धर्म मान लेते हैं, तो वो ऐसा कहने लग जाते हैं कि ये तो अधर्म कर रहे हो तुम। हालांकि धर्म इज़ अ डिफरेंट टर्म, वो उसके लिए इंग्लिश इक्विवेलेंट कोई टर्म नहीं है, वो धर्म इज़ सेपरेट थिंग, पर यहाँ पे रिलीजन को ही समझ के चलते हैं। आई बात समझ में? तो एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली रिलीजन में जा रही हैं, और हर किसी को ये हिदायत दी है कोर्ट ने कि सिर्फ उसे ही रिलीजन समझने की गलती मत कर देना कि तुम्हारे कोई गॉड हैं, तुम्हारा कोई इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज है तो फिर वही रिलीजन है। नहीं, इससे बाहर आओ। अगर तुम्हारे किसी के कोई सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्रिन्स है तो वो भी रिलीजन है। उनको समझाया है कि सिर्फ डॉक्ट्रिन और सिस्टम ऑफ बिलीफ होने से ही रिलीजन हो जाएगा, इसके बाहर कुछ और रिलीजन नहीं है, बाहर आओ, इससे बाहर आओ। बहुत से रिलीजन में ये भी देखा गया है कि मोड ऑफ वर्शिप है, बहुत से रिलीजन में देखा गया है रिचुअल्स बड़े सेंट्रल होते हैं, सेरेमनीज ऑब्जर्व करनी होती हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस खान पान तक, पहनावे तक एक्सटेंड होती हैं, तो वो भी भैया रिलीजन है, तुम उसको भी मान करके चलोगे। तो ये सारी चीज़ों के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि दिस एवरीथिंग विल इंक्लूड इनटू द रिलीजन। सब कुछ होना जरूरी नहीं है, इनमें से अगर कुछ कर रहे हैं आप तो भी आप एक रिलीजन में हैं, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द रिलीजन। तो इनमें से अगर डिड्यूस किया जाए तो ट्राइबल सोसाइटी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ट्राइबल सोसाइटी के अपनी सराउंडिंग इकोलॉजिकल सेटिंग के साथ, अपने नेचर के साथ खास तरह की बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। देयर इज़ अ यूनिक बॉन्डिंग बिटवीन द ट्राइब्स एंड देयर सराउंडिंग नेचर, और वो उस तरह से, मतलब अगर उनके प्रैक्टिसेस को देखें तो वो किसी खास दिनों के दौरान हो सकता है खास तरह का नृत्य करते हों, ये उनका रिचुअल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी प्रीस्ट को बुला करके, किसी खास पुस्तक का रेफरेंस लेकर के, किन्हीं खास तरह के श्लोकों का जाप करके, किसी खास तरह से बैठ करके वो पूजा करें तो ही वो रिलीजन में काउंट होंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शिरूर मत केस में। वो अगर कोई रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं अपने, वो कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं जो कि उनके रिलीजन में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, वो कई तरह की सेरेमनीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जन्म से जुड़ी, मौत से जुड़ी हुई तमाम सेरेमनीज़ हैं जिन्हें वो फॉलो कर रहे हैं। उनका पहनावा देखिए कितना डिस्टिंक्ट है, उनका खान पान देखिए बिल्कुल डिस्टिंक्ट चल रहा है। अगर वो ये सब कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके रिलीजन को जस्टिफाई करने के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए। वो मान रहे हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जिस्टेंस, दिस इज़ व्हाट आर रिलीजन इज़, दे आर सेइंग दैट दिस इज़ व्हाट आर रिलीजन इज़, जो कि किसी मेन स्ट्रीम रिलीजन से नहीं मैच कर रहा। मेन स्ट्रीम रिलीजन्स में हो सकता है डॉक्ट्रिन्स हों, मेन स्ट्रीम रिलीजन्स में हो सकता है कई तरह की फ़िलासफ़ीज़ हों, मेन स्ट्रीम रिलीजन में कई सिस्टम ऑफ बिलीफ हो सकते हैं जिनमें आप पता नहीं किसी भी गॉड की कहानी को मान रहे हो कि पहले ये आया, उसने फिर ऐसे करके सबको बचाया, उसी से आगे सब पैदा हुए। ये इस तरह का आपका कोई मान्यता हो सकती है, आपकी कई आस्थाएं हो सकती हैं। फिर हो सकता है कि कई ऐसे भी आ सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, और हम किसी गॉड में नहीं मान रहे, कोई इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज नहीं है, हम तो सिर्फ इन डॉक्ट्रिन्स में मानते हैं, हम तो सिर्फ इन बिलीव इनमें मानते हैं, और तो ये तुम नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा रिलीजन करेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये चीज़ें सिमिलर हो गई तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिलीजन के हैं, और अगर उनकी ये चीज़ें आपसे सिमिलर नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई रिलीजन ही नहीं है ना। रिलीजन यहाँ तक भी एक्सटेंड होता है, हो सकता है सिंपली वो कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते हो। और ट्राइबल सोसाइटीज़ बहुत डोमिनेंटली जानी जाती हैं, कई तरह के ट्राइबल रिचुअल, तो हम हमेशा से कहते हैं उनका डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर एंड रिचुअल्स हैं, ये हम बार बार बोलते हैं। नो डाउट आप जा करके ऐसा कोई ट्रेस नहीं कर पाओ कि उनकी कोई ठेठ डॉक्ट्रिन्स मिले आपको, ऐसा मैं कहता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको गॉड मिले ही मिले, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज भी सुने, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एथिकल कोड हो, पर हो सकता है कई ट्राइब में एथिकल कोड होता भी है कि ये एथिकल कोड आपको फॉलो करना है।
तो देर आर मैनी थिंग्स, आई बात समझ में। हो सकता है उनके कुछ पूजा की विधियाँ डिफाइंड हों जो उनके ग्रुप को 83 रिलीजन क्यों पाए जा रहे हैं ट्राइब्स में, मेरा बेसिक क्वेश्चन है क्यों। हो सकता है ना कि दोनों में मोड ऑफ वर्शिप में, सेरेमनीज को ऑब्जर्व करने के टाइम में और किस कॉन्टेक्स्ट में सेरेमनी ऑब्जर्व करनी है और रिचुअल्स में अंतर आता हो। इन ग्राउंड्स पे भी तो एक ट्राइबल ग्रुप का दूसरे ट्राइबल ग्रुप से रिलीजन वेरी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट की डेफिनेशन को माने तो ये भी तो रिलीजन को एनकैप्सुलेट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो द रिलीजन ना। कोर्ट ने खुद बोला ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव द सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्रिन, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव गॉड एंड एनी इंटेलिजेंट फर्स्ट कॉज, even you can have this ceremonies, observations, this rituals and the worship, mode of worship, and ultimately हो सकता है food और dresses भी prescribe किए हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो this is the observation of the Supreme Court in the शिरूर मठ केस। उन्होंने सबको सेटल कर दिया ताकि कोई किसी के ऊपर ना चढ़े जा करके। बहुएश्वर भी चलेंगे, मल्टीपल गॉड्स में मानने वाले, पॉलीथिज्म में मानने वाले भी चलेंगे, एक ईश्वर को मानने वाले भी चलेंगे, किताब को ना मानने वाले भी चलेंगे, किताब मानने वाले भी चलेंगे। शुरुआत में जिसने जिस किसी थ्योरी को माना है कि हमारी लाइन तो इससे चली है, वो भी चलेंगे। अगर किसी के धर्म में कोई पैगंबर है, प्रॉफिट है, मैसेंजर्स हैं, वो भी चलेंगे। जिनके नहीं हैं वो भी चलेंगे। अगर किसी रिलीजन में रिचुअल्स बैन किए गए हैं, रिचुअल्स नहीं करने, देयर आर रिलीजन्स ना जो रिचुअल्स को रोकते हैं, जैसे कई रिचुअल्स, सिखिज्म रिचुअल्स के अगेंस्ट हैं। वहाँ में यहाँ तक भी कहा जाता है कि प्लॉट लिया है या कुछ लिया है तो ग्रंथी को बुला के ही अरदास क्यों करा रहे हो, उसको क्यों डोमिनेंट पोजीशन दे रहे हो। सब तो समान है सिखिज्म, खुद क्यों नहीं कर लिया आपने, मर्यादा पालन करके खुद कर ली। लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो क्या हो रहा है, मर्यादा, मतलब एथिकल कोड स्ट्रॉन्ग्स हैं, एथिकल कोड स्ट्रॉन्ग। गुरुद्वारे में एंटर होते हैं तो एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोड फॉलो करना पड़ता है आपको, है ना। लेकिन ऐसा तो कोई रिचुअल्स पे तो इतना एम्फेसाइज है ही नहीं। मेरी बात समझ में आई आपको, रिचुअल्स पे तो इतना एम्फेसाइज है ही नहीं। और मोड ऑफ वर्शिप की वेरिएशन कहाँ मिलती है उसमें, सिखिज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में वर्शिप के मोड की डाइवर्सिटी वेरिएशन कहाँ मिल रही है आपको। वर्शिप के मोड स्पेसिफिक हैं, लेकिन वर्शिप के मोड की वेरिएशन अनंत मिल रही है हिंदुइज्म के अंदर। इस ग्राउंड पे ये वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों में से फिर कौन रिलीजन नहीं है, बताइए। जो डाइवर्स मोड ऑफ वर्शिप फॉलो कर रहे हैं हिंदुइज्म, मतलब वो रिलीजन नहीं है, या फिर जो बिल्कुल स्पेसिफिक मोड ऑफ वर्शिप फॉलो कर रहे हैं वही रिलीजन नहीं। दोनों रिलीजन है, दोनों रिलीजन है। उनकी उपासना का, पूजा का सलीका हिंदुइज्म के अंदर ही ईस्टर्न इंडिया में रहने वाले, बंगाल में रहने वाले लोगों की मोड ऑफ वर्शिप बिल्कुल डिफरेंट होगी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में वैष्णो देवी श्राइन के मोड ऑफ वर्शिप से। इट कैन बी टोटली डिफरेंट। तो क्या दोनों ही रिलीजन, दोनों एक ही रिलीजन के फोल्ड में कवर हो रहे हैं? क्योंकि हिंदुइज्म मोड ऑफ वर्शिप की वेरिएशन ऑफर करता है। लेकिन वहीं आप आ जाइए, इस्लाम में आइए, क्रिश्चियनिटी में आइए, हिंदुइज्म के कंपैरेटिवली वेरिएशन नहीं नजर आएगी। क्रिश्चियनिटी के मुकाबले इस्लाम में तो और कम वेरिएशन नजर आएगी। आई बात समझ में। और जब रिचुअल्स की बात आएगी तो सिखिज्म में रिचुअल और में जीरो नजर आएंगे आपको। आपको ऑबिशंस पे करना है, गुरुद्वारे जाइए, माथा टेकिए, सेवा करिए, लंगर छकिए, नित्यनेम करिए, जाप करिए, पाठ करिए, खत्म कहानी। रिचुअल्स कोई और ज़्यादा धागे बांधना और तमाम चीज़ें नॉट अलाउड। आई बात समझ में। तो इसलिए समय समय पर ये बात आती रहती है कि ये रिचुअल, ये क्या पाखंड शुरू कर दिया, ये अब क्या नाटक नया शुरू हो गया है, ये सारे। इसलिए बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए अलग से आनंद कारज एक्ट आया है, ताकि बिल्कुल शादी के फेरे एकदम सरल सिंपल। समझ मेरी बात, कि वो कोई नाटकबाजी वाला रिचुअल उस मौके पे नहीं। दैट इज़ द थिंग। वो जितने रिचुअल्स कर भी लिए जाते हैं वो चलो अपने शौक से कई लोग कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। इन बातों को लेकर के भी हमेशा द्वंद्व देखा होगा आपने। बिल्कुल सिंपल सिखी मैरिज भी देखी होगी बाणे में, एकदम सरल, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी तरह की भी देखी होगी, क्योंकि वो भी वेरिएशन चाह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात, एक द्वंद्व सा नज़र आएगा आपको, देखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये सारा ही भाई रिलीजन है। आज के बाद दोबारा कहते मत आना मेरे पास, ओके, दिस इज द सिस्टम। तो ऐसे में अब ट्राइब खड़ी हैं कोर्ट के बाहर और ऐसे देख रही, कहते फिर मामला सेट है भाई। मतलब हम मजबूर नहीं हैं
कि हमें कुछ करके अपनी स्टोरी को किधर कनेक्ट करना ही है, नहीं ना जरूरी। सिंपली यार बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, नाक ठंडा होने लगा जब तक, तो इसको बंद करो यार। तो वो कह रहे हैं कि सिंपली भाई हम अपने प्रकृति में जीते हैं, अपने ही तरह के हमारे डांसेस हैं, अपने ही तरह के हम खाना खाते हैं, अपने तरह के एक पहनावे रखते हैं और अपने तरह से हम अपने कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा अपना रिलीजन है। वी हैव आवर सेरेमनीज टू ऑब्जर्व, वी हैव आवर रिचुअल्स टू फॉलो एंड वी आर हैविंग डिस्टिंक्ट फूड हैबिट्स, डिस्टिंक्ट क्लोथिंग हैबिट्स, एंड दिस इज मोर देन इनफ टू डिक्लेयर आवरसेल्फ एज अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस बॉडी। दैट्स ऑल, वी आर हैप्पी। और इसको फिर वो कह रहे हैं आर्टिकल 25 के तहत हमें फिर हमारे डिस्टिंक्ट रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट करने की अनुमति मिल जाए, हमें डिस्टिंक्ट एक्नॉलेज कर दीजिए, हमें डिस्टिंक्ट डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि ये झमेला ही नहीं रह जाए कि कौन किधर कन्वर्ट हो रहा है, कौन किधर क्या हो रहा है। आई बात समझ में? कि ये चीज़ हमारी स्पष्ट की जाए। पहले हमें एक्नॉलेज किया जाए कि हम भी कोई रिलीजन हैं, हमारे भी कोई रिलीजन हैं, ताकि एनक्रोचमेंट का डर खत्म हो जाए। ट्राइबल सोसाइटी का अपना भी एक भय है कि किधर भी तरफ गए तो पहचान तो हमारी ख़त्म होगी, चाहे हिंदुइज़्म की तरफ गए या क्रिश्चियनिटी की तरफ गए या इस्लाम की तरफ गए, किधर भी गए तो पहचान तो हमारी ही को नुकसान होगा। तब या हिंदू होके जीना होगा या क्रिश्चियन होके जीना होगा या इस्लाम। वो कह रहे हैं कि अगर संविधान को गहराई से देखो और हमें गहराई से देखो, हम इन सबसे भिन्न हैं, हमारी अपनी एक अलहदा पहचान है। ये अलहदा पहचान की यहाँ पर बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? इज देयर एनी डाउट? तो दिस इज व्हाट द स्टैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन। व्हाट इज द रिलीजन एग्जैक्टली? ओके, चलो अब आगे। एक साथ में पढ़ दूं, एक फ्लो में, अब इसको सुनो जरा ब्यूटीफुली। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इन द फॉलोइंग वर्ड्स? सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड रिलीजन इन द फॉलोइंग वर्ड्स: religion is certainly a matter of faith with individuals or communities, and it is not necessarily theistic. There are well-known religions in India like Buddhism and Jainism which do not believe in God or in any intelligent first cause. A religion undoubtedly has its basis in a system of belief or doctrinal which are regarded by those who profess that religion as conducive to their spiritual well-being. But it would not be correct to say that religion is nothing else but a doctrine or a belief. A religion may not only lay down a code of ethical rules for its followers to accept, it might prescribe rituals and observance ceremonies and modes of worship which are regarded as integral parts of religion, and these forms and observances might extend even to the matter of food and dress. Okay? Is that clear? चलिए, so religious concept of tribes are अब थोड़ा सा ट्राइब के बारे में बात लिखी है कि religious concepts of tribes are intricately entwined with ideas about nature. तो जो religious concepts tribes के हैं वो बहुत intricately किसके साथ intertwined या entwined हैं? with ideas about nature. प्रकृति के इर्द गिर्द ही उनके religious concepts बुने गए हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही उन्हें पर्वतों के रूप में शेल्टर दिए जब वो शरद ऋतु में या ग्रीष्म गर्म ऋतुओं में तपते थे या गलते थे बरसातों में। प्रकृति ने उन्हें ये शेल्टर ऑफर किया, प्रकृति ने ही उन्हें सॉइल में फर्टिलिटी दी, प्रकृति ने ही उन्हें बीज दिया, धूप दिया, ताप दिया, वायु दी, जल दिया, झरने दिए, नदियाँ दी। वो अपने अस्तित्व का आधार ही प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति ने ही हमें बनाया और बचाया है, कंटिन्यू कराया है। इस तरह से वो अपनी हर एग्जिस्टेंस की मान्यता प्रकृति से जोड़ करके देखते हैं, तो वो प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं। वो प्रकृति को मूल रूप में ही देखते हैं, मतलब प्रकृति की शाश्वत रूप में, एग्जैक्ट फॉर्म में ही पूजा करना पसंद करते हैं, उसको मानना पसंद करते होंगे। हो सकता है उनकी कोशिश हो कि हमने इसे कभी डिटिफाई नहीं करना, हो सकता है ना करना चाहते हो हो सकता है वो सीधे पर्वतों की, सीधे झरनों की, सीधे चट्टानों की पूजा करना चाहते हो, वो पत्थर रूप में ही पूजना चाहते हो, वो किसी पर्वत को, हो सकता है कोई किसी देव या मूर्ति का आकार ना देना चाहते हो, सिर्फ उसकी चट्टानों की पूजा करते हो, उसी रूप में करते हो जिस रूप में, क्योंकि हो सकता है उनका पर्पस वो पर्वत उसी रूप में सर्व कर रहा है, उसी रूप में सर्व कर रहा है। आई बात समझ में? लेकिन यहीं पर थोड़ा सा झोल हो जाता है ना। हिंदुइज्म कह रहा है प्रॉब्लम क्या है, हमारा भी तो एक बड़ा वर्ग गोवर्धन पर